Hello everyone. Today we will continue chapter 8 यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो आपका चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी इसके लिए अपलोड कर दी है ऑलरेडी, तो सेकंड वीडियो ये इसकी है। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 में जो इलेक्शन हुए, 1996 के इलेक्शंस के बारे में हम इसमें जो है सारा कवर करेंगे। ठीक है, बीजेपी emerged as a single largest party in 1996 election and was invited to form a government। ठीक है, अब 1996 के इलेक्शन में क्या होता है भाई कि जो बीजेपी पार्टी है उसको कितने वोट मिलते हैं? 543 सीटों में से उसे 161 सीटें मिल जाती हैं। हालांकि ये मेजॉरिटी नहीं है पूरी तरह, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यही है। ठीक है, बीजेपी को इतने वोट मिलते हैं। अब इसको इनवाइट किया जाता है सरकार बनाने के लिए। जिसे कहा जाता है कि देखो भाई, सबसे अच्छी वोट जो है वो आपको मिली है, सबसे अच्छी सीटें आपको मिली हैं, तो आप अब गवर्नमेंट मेकिंग का काम करो। और लेकिन अगर आपको जो है अपनी मेजॉरिटी जो है यहाँ पर साबित करनी होगी, यानी अपना समर्थन प्राप्त करना होगा, कुछ और दलों का साथ आपको लेना होगा, तो आप अपनी गवर्नमेंट मेकिंग का काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, but most other parties were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in Lok Sabha and fell just after 13 days। तो यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री यहाँ बने थे। ये बात हम याद रखेंगे, 1996 की ये बात है। 1996 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। ठीक है, बीजेपी सरकार के। तो अब देखो, बीजेपी ने जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस टाइम पे बना दिया गया और काफ़ी दिनों तक उन्होंने कोशिश करी, लगभग 13 दिनों तक कोशिश करी कि किसी और पार्टी का समर्थन उनको मिल जाए, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियाँ जो है वो बीजेपी के खिलाफ उस टाइम खड़ी हुई थी। एक तो बीजेपी की रथ यात्रा की वजह से, अयोध्या इशू उसकी वजह से हो गया था, एक मंडल कमीशन की वजह से मैंने आपको बताया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो और पार्टीज हैं वो उसका साथ नहीं दे रही थी। दैट्स वाई 13 दिनों के अंदर ही बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। देयर आफ्टर द यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म्ड गवर्नमेंट। अब देखो, पहले तो अपने जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हमने पढ़ी थी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। ठीक है, अब जो नई सरकार ये बनी है ये है भाई यूनाइटेड फ्रंट, यानी संयुक्त मोर्चा सरकार। हिंदी में इसका नाम होगा संयुक्त मोर्चा सरकार। फॉर्म गवर्नमेंट द यूनाइटेड फ्रंट वॉज अ कोलिशन। अब देखो, जो क्योंकि बीजेपी तो 161 सीटें लेके ये सरकार बनाने का काम नहीं कर सकी, उसके बाद कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस ही पार्टी थी उसके बाद, तो जिसको 140 सीटें मिली थी 1996 के इलेक्शन में। दैट्स वाई अब कांग्रेस को जो है बुलाया गया कि आप भाई अब अपना जो है अलायंस बनाओ और गवर्नमेंट मेकिंग का काम शुरू करो। तो इसने अपना अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चा सरकार। ठीक है, वॉज कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो, 13 छोटी छोटी पार्टी जो थी वो कांग्रेस के साथ मिली हुई थी इस जो है एक गठबंधन सरकार को बनाने के लिए। तो इस गठबंधन सरकार का नाम था संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसमें कि मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका अलायंस था? कांग्रेस की अलायंस थी ये। ठीक है, तो 13 और पार्टियां थी इसमें। 1996 के जनरल इलेक्शन में जो खड़ी हुई थी, इसने अपना सपोर्ट जो है कांग्रेस को दे दिया और ये कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। द कोलिशन फॉर्म्ड 2 गवर्नमेंट इन इंडिया बिटवीन 1996 एंड 1998। ठीक है, 2 बार इस जो है गवर्नमेंट ने सरकार बनाई, 1996, 1998। द गवर्नमेंट वॉज हेडेड बाय 2 प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जनता दल, एच.डी. देवगौड़ा। तो सबसे पहले 1996 में जो है जनता दल के जो हेड थे एच.डी. देवगौड़ा, ये ऊपर जिनकी पिक है, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद 1998 में आई.के. गुजराल, कांग्रेस गेव आउटसाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको जो है कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी इस पार्टी को पूरी तरह से। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉ ड्यू टू विच द गवर्नमेंट फेल इन 1998 एंड मिड टर्म इलेक्शन वर कॉल्ड फॉर। अब देखो, कांग्रेस ने भी जो ये यूएफ की गवर्नमेंट बनी हुई थी, यूनाइटेड फ्रंट की संयुक्त मोर्चा सरकार जो बनाई गई थी, कांग्रेस ने क्या किया? 1998 में ही अपना जो है सपोर्ट, अपनी मेजॉरिटी, अपना समर्थन इससे वापस ले लिया और ये सरकार जो है वो गिर गई और इलेक्शन जो है 1998 में दोबारा करवाने की बात कही गई। ठीक है, अब देखो, हम कोलिशन गवर्नमेंट ये पढ़ तो रहे हैं कि कितनी इनस्टेबिलिटी है इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में, कि बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। चाहे वो बीजेपी का अलायंस हो, चाहे वो कांग्रेस का अलायंस हो, वो बिल्कुल भी टिक नहीं रहा है। तो अब इसके फीचर्स क्या थे? मेजर फीचर्स ऑफ कोलिशन एरा। अब ये जो गठबंधन सरकार का टाइम चल रहा था,
ये जो गठबंधन काल चल रहा था कि लोग अपनी कोलिशंस बना रहे थे, छोटी छोटी पार्टियां मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस बना रही थी बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी अपने अलायंस बना रही थी कांग्रेस को हराने के लिए। तो इसके स्पेशल फीचर्स कौन कौन से थे? ठीक है, सबसे पहले डिक्लीन ऑफ कांग्रेस। अब देखो 1989 के इलेक्शन में ये बिल्कुल पता चल गया था कि कांग्रेस सरकार अब गिर चुकी है और जो मेजॉरिटी उसको पहले 2-3 आम चुनावों में मिलती थी वो अब कभी नहीं मिल सकती। डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। 1989 की कांग्रेस की हार को किस चिन्ह में देखा जाता है कि अब ये कांग्रेस सिस्टम जो इतने सालों से भारत में चला आ रहा था ये खत्म हो गया है। Since then, कांग्रेस could not get a majority on its own. इसके बाद कांग्रेस को कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। जितनी बार भी उसने सरकार बनाने का काम किया वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर किया, यानी अलायंस पार्टी उसे बनानी पड़ी, गठबंधन सरकार उसे बनानी पड़ी, तभी वो सरकार बना पाई। अदरवाइज अकेली कांग्रेस पार्टी को कभी भी मेजॉरिटी इसके बाद नहीं मिली। ठीक है, अलायंस पॉलिटिक्स। सिंस नो पार्टी कुड गेट अ मेजॉरिटी, अ नंबर ऑफ स्मॉल रीजनल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म अलायंस टू फॉर्म गवर्नमेंट लाइक नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट। क्योंकि एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, दैट्स वाई अलग अलग अलायंस, अलग अलग गठबंधन सरकारें बननी शुरू हो गई। जैसे कि हमने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को पढ़ा, जैसे कि हमने संयुक्त मोर्चा सरकार को पढ़ा। ठीक है, आइडियोलॉजीज केप्ट असाइड, विचारधाराओं को साइड में रख दिया गया। पहले भी हमने डिस्कस किया कि देखो पार्टियां साथ आ रही हैं, उन पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल कितनी भी अलग हो, जैसे कि आपने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में पढ़ा था, बीजेपी और सीपीआई वो बिल्कुल अलग विचारधारा की पार्टीज हैं, लेकिन वो साथ आई। क्यों आई? ताकि कांग्रेस को दूर रखा जाए। ठीक है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। तो ये ऐसा काल था कि जब विचारधाराओं को साइड में रख दिया गया और सिर्फ एक अलायंस बनाने के लिए, राजनीतिक जीवन में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया था। Rise of regional parties. The regional political parties started playing a very important role in the national politics, so much that their support decided to like to government at the center. अब देखो जो क्षेत्रीय दल थे, रीजनल पार्टी जो थी छोटी छोटी, उनका कितना ज़्यादा महत्व बढ़ गया कि उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों को सपोर्ट देना शुरू किया। जैसे ही वो अपना सपोर्ट वापस लेते थे, अपना बहुमत वापस लेते थे, तो इतनी शक्ति उनके पास थी कि वो केंद्र सरकारों को गिरा देती थी, क्योंकि उनके एक जगह मिलने की वजह से ही तो वो अलायंस बन रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी मेजॉरिटी वापस ली और वो बड़े बड़ी जो गठबंधन सरकारें थी वो गिर जाती थी। फ्रीक्वेंट इलेक्शन बार बार हुए इस टाइम में। ठीक है, 1989 का हमने पढ़ा। 89 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, कितनी बार गिनी? वो 2 बार गिरी। 1991 में दोबारा से चुनाव करवाए गए, फिर 1996 में दोबारा से चुनाव करवाए गए, यानी 1999 से लेकर 1999 तक 4 बार इलेक्शन हुए। और इलेक्शन करना कोई छोटा काम नहीं होता भाई, बहुत खर्चा होता है इसमें, इतने बड़े बड़े कैंपिंग करने पड़ते हैं, देश की प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई कि 3-4 बार इलेक्शन जो है इस टाइम पर हुए। न्यू इश्यूज़, मैनी न्यू इश्यूज़ केम इन द नेशनल पॉलिटिक्स। हमारी जो अब ये राजनीतिक जीवन जो चला आ रहा था, इसमें बड़े नए नए इशू जो है इस काल में आए। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इंटरेस्टेड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सबसे पहले तो मंडल इशू जो कि पिछड़े वर्गों से रिलेटेड था, और उसके बाद अयोध्या डिस्प्यूट, जो कि आज तक अयोध्या डिस्प्यूट जो एक अयोध्या इशू बना हुआ था, अयोध्या विवाद की त्रासदी को हमने आज तक झेला है। तो वो उस टाइम पे शुरू हुआ था। तो ये 2 मुद्दे जो है उस टाइम पर सामने आए थे। उसके बाद है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की सरकार। ठीक है, नेक्स्ट ये टॉपिक रहेगा आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 और 2। अब एनडीए स्पष्ट रूप से बात करें तो बीजेपी। ठीक है, जैसे यूपीए और जो हमने पढ़ा यूनाइटेड फ्रंट और जो हमने पढ़ा नेशनल फ्रंट, ये सारी किसकी कोलिशन गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। इसी तरह जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो ये बीजेपी का अलायंस है। बीजेपी के साथ और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर अपना अलायंस बनाया, जिसको कहा जाता है एनडीए। तो प्रेजेंट में भी हम एनडीए सरकार को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द एनडीए वॉज फॉर्म्ड इन May 1998 एज अ कोलिशन टू कॉन्टेस्ट द जनरल इलेक्शन। इट वॉज लेड बाय द बीजेपी। तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में कौन सी थी? बीजेपी।
एंड इंक्लूडेड सेवरल रीजनल पार्टीज, और बहुत सारी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे जो हम आगे आपको बताएंगे, विद आउटसाइड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द TDP। ठीक है, तमिलनाडु की जो नेशनल पार्टी थी। द NDA वॉज एबल टू मस्टर अ स्लिम मेजॉरिटी इन द इलेक्शन ऑफ 1998 एंड अटल बिहारी वाजपेयी रिटर्न्ड एज प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नमेंट कोलैप्स आफ्टर 13 months बिकॉज द AIADMK विथड्रॉ द सपोर्ट। ठीक है, अन्ना द्रविड़कन मुन्नेकम कंजागम पार्टी, जो तमिलनाडु कर्नाटक साइड की बहुत बड़ी पार्टी थी, इसकी वजह से जो है ये सरकार जो है हार गई थी। तो NDA ने 1998 के जो चुनाव हुए, NDA ने उसमें चुनाव लड़े, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? BJP। ठीक है, और छोटी छोटी पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं 1998 में वो हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सिर्फ 13 महीनों तक ही प्रधानमंत्री बने रह सके। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे पहले जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ 13 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे थे, इनकी सरकार नहीं चल पाई थी। ठीक है, अपना समर्थन ये साबित नहीं कर पाए थे। तो दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ 13 महीनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। क्यों? क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी, स्पेशली ये जो AIADMK की हम बात कर रहे हैं, इसने अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया। दैट्स वाई 13 महीनों के बाद ही ये सरकार जो है वो गिर गई। आफ्टर द एंट्री ऑफ फ्यू मोर रीजनल पार्टी, द NDA प्रोसीडेड टू विन द 99 इलेक्शंस। कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों की हेल्प की वजह से, और जो राजनीतिक दल थे उन्होंने इसका साथ दिया, और उसकी हेल्प की वजह से 1999 में ये जो इलेक्शन के में जो है ये पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीती, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो दोबारा से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 1999 में, और इस बार इन्होंने पूरे अपने 5 साल पूरे किए। ठीक है, तो ये था NDA 1। उसके बाद है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब ये जो अलायंस है, ये जो गठबंधन सरकार है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त रूप से जो है एक गठबंधन था ये कांग्रेस सरकार का। ये आपको याद रखना है। NDA किसका अलायंस है? BJP का। और जो UPA है वो किसका अलायंस है? कांग्रेस का। ठीक है, तो अब 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सत्ता में बने रहे, और प्रधानमंत्री का पद इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से वहाँ निभाया। उसके बाद जो है इन द इलेक्शन ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इन कोलिशन इन अ बिग वे। अब देखो, कांग्रेस पार्टी 2004 में एक बहुत बड़े महागठबंधन को लेकर आई, जिसका नाम था UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो बहुत बड़े गठबंधन सरकार को ये लेकर आई। नॉन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम टू पावर, दिस गवर्नमेंट वाज लेड बाय द डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में जो है जीत मिली, इस अलायंस को, इस गठबंधन सरकार को 2004 में, और हमारे प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और सपोर्ट किसका मिल रहा था इसको? लेफ्ट फ्रंट पार्टीज़ का, मेनली CPI, बहुजन समाज पार्टी, CPI, और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो थे उनका सपोर्ट इनको मिल रहा था। ठीक है, इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। 1991 के बाद ये पहली बार हुआ 2004 में कि कांग्रेस को इतनी अच्छी सीट्स जो है वो इलेक्शन में मिली थी। इन द जनरल इलेक्शन इन 2009 द UPA वॉन 262 सीट्स, ऑफ विच द INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एनकाउंटेड फॉर 206, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह अगेन बिकम प्राइम मिनिस्टर। 2009 में जब दोबारा चुनाव हुए, 5 साल बाद, एक तो 2004 में हुए थे, फिर 2009 में जब दोबारा चुनाव हुए तो उसमें भी UPA को, ठीक है, ये जो संयुक्त प्रोग्रेसिव अलायंस था, गठबंधन सरकार थी कांग्रेस की, इसमें जो है 262 सीटें इसको मिली। 543 में से लोकसभा में 262 सीटें इसको मिली, जिसमें अकेली कांग्रेस को कितनी मिल रही थी? 206। तो इतनी बड़ी जीत इसको मिली, और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर से जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 1 and 2, यानी ये जो कांग्रेस दूसरी बार अभी सत्ता में आई थी, इसके क्या क्या फीचर्स रहे थे? क्रिएशन ऑफ सेज, इकोनॉमिकल जोन। अब देखो, यहाँ से 1991 से हमने जो है ना, हमारी रणनीति बिल्कुल बदलनी शुरू हो गई थी। LPG सिस्टम को हमने अपना लिया था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 3 चीज़ों को हमने जो है अपनी इकोनॉमी में शामिल कर दिया था। नरेगा इंट्रोड्यूस इन 2005, नरेगा योजना,
ये जो है कि नरेगा योजना थी कि काम किए बिना कोई नहीं रहेगा, सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा करने के लिए। तो ये इंट्रोड्यूस जो है ये प्लानिंग करवाई गई थी 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2005 में। सूचना का अधिकार जिसको RTI कहते हैं वो भी 2005 में जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वैल्यू एडेड टैक्स वॉज VAT वैट जिसको कहा जाता है, ठीक है, वैट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई ऑन 26 नवंबर 2008, उन्हीं दिनों जब ये UPA की सरकार बनी हुई थी तो 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी लोगों का जो है अटैक हुआ था, आक्रमण उन्होंने कर दिया था, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। लॉन्च्ड आधार कार्ड इन 2009, 2009 में जो है आधार कार्ड लॉन्च किए गए थे कि सबका आधार कार्ड जो है बनाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, अन्ना हजारे मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन इन 2012 में जो अन्ना हजारे का बहुत फेमस मूवमेंट चला था करप्शन के, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो भी हम सब ने सुन रखा है। वेरियस स्कीम, कैश फॉर वोट, सत्यम स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, CWG स्कैम एंड मैनी मोर। अब देखो ये बहुत सारे स्कैम्स यानी घोटाले। तो कांग्रेस सरकार के इस टर्म में क्या हुआ था, बहुत सारे घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए थे। दैट्स वाई अब लोगों ने जो है UPA की सरकार को अब जो है समर्थन देना थोड़ा कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब अब हम प्रेजेंट की अगर बात कर रहे हैं तो NDA 3rd and 4th यानी BJP, ये तो सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। 2014 से जो गवर्नमेंट चली आ रही है सब आपको पता है। तो NDA जो थी ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि BJP की भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस थी, ये दोबारा से सत्ता में आती है क्योंकि कांग्रेस में मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारी कमियां उस टाइम पे रही कांग्रेस सिस्टम में। भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं इस समय सामने आए, तो उससे लोग बहुत नाखुश थे, ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन May 2014। आप सबको पता है 2014 में जो है इतनी भारी जीत NDA को मिली थी। NDA मीन्स BJP अलायंस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी NDA में कौन सी है, BJP है, ठीक है। आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश। लगभग 30 साल बाद भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी पार्टी को सेंटर लेवल पर मिली थी। तो कोल्ड NDA 3rd, द BJP लेड कोलिशन ऑफ 2014 वॉज लार्जली डिफरेंट। इसको कहते हैं हम NDA 3rd यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का ये तीसरा हिस्सा। इससे पहले 2 हिस्सों में कौन रह चुके थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, वो NDA 1 और 2 हमने ऊपर पढ़ा है अभी, ठीक है। तो ये है NDA 3 and 4। तो 2014 में जो है 3rd टर्म NDA की चल गई थी, ठीक है। 2014 वॉज लार्जली डिफरेंट इज predecessors coalition government where the previous coalition were led by one of national party and NDA 3rd coalition was not only steered by the national party that is BJP, it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha. It was also called a surplus majority coalition. अब देखो ये जो था बाकी अलायंस से अलग था। पिछली जितनी भी गठबंधन सरकारें बनी थी उन सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये गठबंधन सरकार थी, क्योंकि अकेली BJP को ही इतनी सारी वोटें मिली हुई थी, इतनी सारी सीटें मिली हुई थी कि उसको किसी और पार्टी के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इतनी बड़ी जीत 2014 में जो है BJP पार्टी को मिली कि अगर कोई और पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले, क्योंकि पीछे हमने अभी अलायंस गवर्नमेंट में क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि किसी पार्टी ने अगर अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक है, अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो वो सरकार जो है गिर गई। जैसे कि NDA 1 में हुआ था, सरकार गिर गई थी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। 2014 की इलेक्शन बिल्कुल अलग थे। यहाँ अगर BJP पार्टी को कोई और पार्टी सपोर्ट नहीं भी करती तब भी BJP सत्ता में रहती। इतनी सारी सीट्स इनको जो है लोकसभा में मिली थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, कि इतनी ज़्यादा मात्रा में लगभग 272 वोटें जो हैं अकेली BJP पार्टी को मिली थी, ठीक है। In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party-led coalition to one party dominant coalition. तो ये हमें दिखाई देता है कि अब यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस जो है, जैसे कांग्रेस का चलना शुरू हो गया था, ऐसे ही BJP ने वन पार्टी डोमिनेंस को चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है भाई।
नेक्स्ट है बेटा हमारा एनडीए फोर्थ, द इलेक्शन ऑफ 2019, जिसको हमने अभी लास्ट ईयर ही देखा है, जिसके बाद कोरोना डिसीज़ की वजह से लॉकडाउन भी हो गया था। तो उससे पहले ये जो जीत हमने देखी वो हम आज डिस्कस करेंगे। द 2019 लोकसभा इलेक्शन, द 17th सिंस इंडिपेंडेंस, once again brought back BJP led NDA fourth to the center of power by winning more than 350 seats out of 543। अब देखो भाई 2019 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा फिर एनडीए गवर्नमेंट को, गठबंधन सरकार को इतनी बड़ी जीत मिली, 543 में से 350 सीटें जो हैं लोकसभा में वो एनडीए गवर्नमेंट को मिली, जिसमें कि अकेली बीजेपी की कितनी सीटें थी, 303। बहुत बड़ी जीत, 303 सीटें अकेली जो है बीजेपी पार्टी को मिली थी। द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज़ वॉन इन द लोअर हाउस सिंस 1985 व्हेन कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शन इन द आफ्टरमैथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधीज असैसिनेशन। इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो है कभी कांग्रेस को मिली थी 1985 में, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली थी 1985 में। उसके बाद 2019 में ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में मिली हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द thermal success of the BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary party system with the BJP system, where an era of one-party dominance like the Congress system has once again started appearing on the democratic politics of India। ठीक है, तो जितने भी हमारे सामाजिक शास्त्री थे उन्होंने इस जीत को देखते हुए कहा कि दोबारा फिर जैसे कांग्रेस का डोमिनेंस चलता था आज़ादी के बाद, ऐसे ही हमारे देश में अब किसका डोमिनेंस चलना जो है शुरू हो गया है, किसकी प्रभुसत्ता चलनी शुरू हो गई है, बीजेपी की। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे कांग्रेस सिस्टम चल रहा था ऐसे ही अब बीजेपी सिस्टम जो है हमारे देश में चल रहा है। ये आपका प्रेजेंट इरा है, वर्तमान काल की ये बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ अलग इश्यूज़ जो इस गवर्नमेंट के चलते अलग अलग जो है योजनाएं, प्लानिंग्स हमें नरेंद्र मोदी जी की देखने को मिली। जैसे कि पिक्स में भी आप देख रहे हो, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जन धन योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति के भी खाते बना दिए गए ताकि सरकार उनमें जो है उनके हेल्प के लिए कुछ पैसे डाल सके। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो ये कुछ इश्यूज़ रहे जो हम इसमें पढ़ेंगे। अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज द शिफ्ट from caste and religion based politics to development and governance oriented politics with its pre-intended goal सबका साथ सबका विकास। the NDA third government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses such as प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आयुष्मान भारत योजना एक्सेट्रा। तो ये सारी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई। इसका क्या मकसद था कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। जो एक छोटे गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी को हमने पढ़ा, दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या मानना था, एकात्म मानववाद को वो सपोर्ट करते थे। किसका समर्थन करते थे कि मानव के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, सत्ता के लिए लड़ाई बहुत हो गई, अब मानव के लिए कुछ किया जाए। तो उसको करने के लिए जो एक गरीब लोग थे, ठीक है, जन धन से हीन जो लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं जो हैं उस टाइम पर चलाई। ऑल दी स्कीम, उज्ज्वला योजना देखो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है गैस सिलेंडर से रिलेटेड थी। बहुत ही कम दामों पर गांव की औरतों को भी गैस सिलेंडर जो है मुहैया करवाए गए। All these schemes intended to take administrations to the doorstep of the common man by making the rural household, particularly the women, real beneficiaries of the central government schemes। तो डोर स्टेप, हाउस डोर स्टेप मतलब कि घर तक उस योजना को पहुंचाया जा सके। वो योजनाएं बहुत हो गई जो कागज़ों में होती थी। योजनाएं तो बहुत पहले से बन रही हैं, प्लानिंग कमीशन तो हमारे 1952 में बनने शुरू हो गए थे, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, वो रास्ते में ही कहीं ख़त्म हो जाती थी। तो ये जो है योजनाएं चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि लोगों के घर तक जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं वहाँ तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे। स्पेशली वुमेंस उज्ज्वला जो योजना है स्पेशली औरतों के लिए रखी गई थी ताकि स्वच्छ ईंधन उन्हें प्राप्त हो सके, गैस सिलेंडर जो है उन्हें
मिल सके और अच्छे से वो जो चूल्हे में झुक रही हैं वो उन्हें ना करना पड़े वो काम, तो उसके लिए जो है उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। तो ये ऐसी योजनाएं थी, योजनाएं तो पहले भी बहुत चल रही थी, पहले जितनी सरकारें आई थी सब ने बहुत सारी प्लानिंग्स चलाई थी, लेकिन उनका जो लाभ, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई इन योजनाओं में ये पूरी तरह से एक डिकाइन किया गया कि लोगों तक जिनके लिए इन योजनाओं को बनाया गया है उन तक इनका लाभ पहुँचे। The success of these schemes could be seen from the result of 2019 Lok Sabha election, where the voter across states, caste, classes, communities, gender, regions brought back the issues of development and governance to the center stage under the BJP-led NDA government, characterizing the current change with सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास। ये जीत हमें देखने को मिली। अब ये जो योजनाएं थी इनका कुछ लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हमें 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला, क्योंकि 2014 में इलेक्शन में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उसके बाद उसने इतनी सारी योजनाएं चलाई गरीबों के लिए, औरतों के लिए, उनका लाभ उन औरतों को मिला, तभी तो उन्होंने 2019 में दोबारा से वोट किया इस पार्टी को, है ना। तो 2014 में जितनी सीटें मिली थी ना उससे ज़्यादा सीटें जो हैं 2019 के चुनावों में मिली। तो इससे हमें ये साबित होता है, ये पता चलता है कि योजनाएं जो जिनका लाभ मिलना चाहिए था वो लोगों को मिला, तभी उन लोगों ने 2019 इलेक्शन में अगेन बीजेपी को वोट किया। और ये जो नारा था सबका साथ सबका विकास, ये बदल गया अब 2019 के इलेक्शन के बाद, इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया, सबका विश्वास। क्योंकि इतनी सारी वोट्स जब मिली, इतनी सारी मेजॉरिटी जब मिली तो इट मीन्स इस पर सारे विश्वास करते हैं, तो इसमें नया एक तबका ऐड हो गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई कुछ इश्यूज़ जो इस टाइम पे आए, जो कि हम कहें कि एक नकारात्मकता की तरफ इस पार्टी को लेकर जाते हैं। सबसे पहले मंडल कमीशन जो हमने डिस्कस किया था, मंडल इशू। द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1978 to look into and recommend ways to improve the condition of backward classes। ये हमने पढ़ा था कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट जब आई थी 1989 में, उससे पहले 1978 में ही, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी थी जब थोड़े टाइम के लिए, तो जनता पार्टी ने जो है ये मंडल कमीशन, मंडल इशू जो है रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक मंडल कमीशन बनाया था जिसके हेड थे बीपी मंडल। तो एक कमीशन बनाया गया था, उसको कहा गया था कि आप चेक करो कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो बीसी क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इनका क्या इनकी व्यवस्था है, क्या इनकी सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन थे इस कमीशन के, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। दैट्स वाई इस कमीशन को कहा गया था मंडल कमीशन। ठीक है, द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980s। 1978 में इस कमीशन को बनाया गया था और इसने अपनी जो सारी रिपोर्ट्स हैं तैयार करके 1980 में दी थी। ठीक है, 1980 में, यानी 2 साल बाद। बाय देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉल, तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया गठबंधन सरकारें थी, जल्दी जल्दी गिर रही थी। जैसे ही किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस लिया, समर्थन वापस लिया, वो सरकार गिर गई। तो जब तक इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई। द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस का मतलब यहाँ क्या समझा गया, बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जातियाँ। हालांकि पहले वो पिछड़े वर्ग था लेकिन उसको पिछड़ी जातियाँ बना दिया गया। सिंस मैनी कास्ट अदर देन द शेड्यूल कास्ट वर आल्सो ट्रीटेड एज लो इन कास्ट हायरार्ची। अब इसमें क्या हो गया कि अब जो बीसी कास्ट थी ना बहुत सारी, उनको भी एससी कास्ट की तरह ही छोटी जाति का माना जाने लगा और कहा जाने लगा कि इनका विकास भी तभी हो सकता है जब इनके लिए आरक्षण किया जाए। इट देयरफॉर रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% of seats in education institute and government jobs for the OBC मंडल कमीशन। इसकी अब मांगे क्या थी कि जो बीसीज हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको 27% जो है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए और जॉब्स में मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में। मंडल कमीशन आल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशंस लाइक लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ओबीसी। तो और भी कुछ मुद्दे ये लेकर आए कि भूमि सुधार होना चाहिए भाई, जो इतने जमींदार ये बड़े बड़े भूमि लेकर बैठे हैं, इनसे भूमि जो है लेनी चाहिए और गरीब किसानों में देनी चाहिए ताकि उसका अच्छे से बंटवारा हो सके, भूमि सुधार।
पिछड़े वर्ग के लोगों की ये बात हो रही है, क्योंकि मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? ओबीसी से, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। अब 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई थी, हमने पिछले पढ़ा था ना, अभी 1989 में इलेक्शन हुए थे और वीपी सिंह ने अपनी सरकार बनाई थी। तो जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उसने मंडल कमीशन की इस चीज़ को लागू करना चाहा। क्या चाहा कि मंडल कमीशन ने जो ये रिपोर्ट दी है तो इन जातियों को पहचान कर और इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसी उसने कोशिश करी। These decisions sparked agitation and violent protest in many parts of India. The decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the Indira Sahnia case. ठीक है। तो अब ये जो है, अब जैसे ही इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करने की बात हुई कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, भाई आरक्षण, अब बीसी को भी आरक्षण देंगे, तो देश के कई हिस्सों में जो है वो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। आतंकवादी गतिविधियां भी वहाँ पर जो है बढ़ गई। ठीक है। बहुत से लोग मरे भी, दंगे फसाद भी हुए। तो उस चीज़ को देखते हुए ये केस कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो रूलिंग अपहोल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन अपने पास जो है वो सेफ रख लिया इसका। तब तक जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट है वो भी गिर चुकी थी, जैसे कि हमने पढ़ा कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी जो है, अब जैसे ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरी तो जो ये मंडल कमीशन वाला इशू था, ये भी कोर्ट में, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है चैलेंज किया जाने लगा था। तो अब क्योंकि ये मेन इशू था उस टाइम पर, इसको लागू करना भी ज़रूरी था। तो आज भी अगर हम देखें तो एससी कास्ट को और ओबीसी कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये तभी का रिजल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राइज ऑफ बीजेपी जो आज प्रेजेंट में भी हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मेजॉरिटी में है। तो इसका राइज जो है कैसे हुआ? आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप द फोर्सेस ऑफ जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी इन 1980s। तो भारतीय जनसंघ को ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहा जाता है। भारतीय जनसंघ जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, तो उसी को भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में नाम दिया गया। तो मेनली अगर आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि बीजेपी कब राइज हुई, ये जो पार्टी है कब बनी, तो ये 1980 में बनी। बीजेपी कुड नॉट अचीव मच सक्सेस इन द इलेक्शन ऑफ 1980 एंड 1984। 1980 और 1984 के चुनावों में इसको कोई बहुत ज़्यादा जो है मेजॉरिटी नहीं मिली। इन 1984 इट कुड विन ओनली 2 सीट्स इन लोकसभा। 1984 के चुनावों में सिर्फ 2 सीटें इसको मिली। ठीक है। 2 डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स बीजेपी एज अ हिंदुत्व पार्टी। अब देखो, जो ये बीजेपी पार्टी थी ना, इसको सभी कहते थे कि हिंदू संस्कृति से रिलेटेड है, हिंदुओं की पार्टी है। तो ये भी कुछ कारण रहा था उस टाइम पे कि इसको सपोर्ट्स नहीं मिल पाया था। तो कुछ इश्यूज ऐसे रहे थे जिसकी वजह से लगा था कि ये हिंदू पार्टी है। ठीक है। तो सबसे पहले था शाहबानो केस, उस टाइम का फेमस एक केस था शाहबानो केस। In 1985, a 62-year-old divorced Muslim woman, शाहबानो, ये एक औरत थी भाई, 62 साल की एक औरत थी, मुस्लिम औरत थी, जिसको कि उसके पति ने तलाक दे दिया था। फिल्ड अ केस ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है केस कर दिया था कि उसने ऐसे ऐसे मुझे तलाक दे दिया है और कोई जुर्माना, कोई भरपाई भी नहीं कर रहा है वो उस चीज़ की, मैं खर्चा कहाँ से चलाऊँ, ठीक है, कैसे जीऊँ। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके फेवर में जो है अब ये फैसला सुनाया कि हाँ ठीक है भाई, आपके हस्बैंड को आपका खर्चा जो है वो देना पड़ेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो उसके फेवर में इसने फैसला सुना दिया। लेकिन अब जो मुस्लिम लॉ था, यानी मुसलमानों का अपना एक नियम होता है, अपने कुरान के तहत वो चलते हैं, तो उसको ये बात पसंद नहीं आई। दिस वॉज सून बाय ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब जो मुस्लिमों के नेता थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो इन्होंने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमारे जो एक मुस्लिम नियम है उसको ये तोड़ रहा है, यानी हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहा है। ऑन द डिमांड्स ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो 1986 का जो एक अधिनियम जो है वो बना दिया गया मुस्लिम लीडर्स के कहने पर कि जो ये मुस्लिम रूल्स हैं इसको नहीं तोड़ा जा सकता भाई, यानी कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है शाहबानों के हक में, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर वो जो मुस्लिम है हर तीसरी औरत को तलाक देते रहते हैं,
डेली अपनी पत्नियों को तलाक 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 कह के तलाक देते हैं, तो उन्हें तो फिर सबका जो है खर्चा करना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ से डर गए और इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाया है इसको ख़त्म करो। द बीजेपी क्रिटिसाइड दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। अब उनका साथ इसमें कौन दे रहा था? कांग्रेस दे रही थी, ठीक है। मुसलमानों का साथ कौन दे रहा था? कांग्रेस पार्टी दे रही थी। तो बीजेपी ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी कि ये बिल्कुल गलत है जो कांग्रेस पार्टी जो है इनका साथ दे रही है, क्योंकि ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो ये एक केस था जिससे कि बीजेपी को थोड़ी सपोर्ट मिला हिंदुओं का, ठीक है, मेजॉरिटी मिली, और कुछ मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट उसे मिला, खासकर मुस्लिम औरतों का जो है उसे सपोर्ट उस टाइम पर मिला। उसके बाद है अयोध्या डिस्प्यूट। द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द ऑर्डर ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन February 1986. The court ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that Hindu could offer prayer at the site which they considered as the temple of Lord Rama. 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया, कोर्ट ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद के जो दरवाजे हैं वो हिंदुओं के लिए खोल दिए जाएं, ताकि हिंदू लोग जाकर वहाँ अपने देवता की, अपने श्री राम की जो है पूजा कर सके, क्योंकि वो उसका जन्म स्थान था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मेन रही जिससे कि बीजेपी पार्टी का इतना ज़्यादा विकास हुआ और हिंदुओं का सपोर्ट इसको बहुत ज़्यादा मिला इन दो केसेस की वजह से, ठीक है। द बीजेपी मेड दिस इशू एज अ मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान अलॉन्ग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक द RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो हिंदुओं की संस्था है वो पता है आपको, एंड विश्व हिंदू परिषद। तो इनके साथ मिलकर बीजेपी ने अपना जो है पूरा एक अलायंस बना लिया, इनका साथ इसको मिला। इट कन्वेंस्ड अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबाइलाइजेशनल प्रोग्राम्स। इकट्ठे होकर लोगों ने जो है अब जो बाबरी मस्जिद वाला जो एक अयोध्या विवाद है, जो अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो सुलझ चुका है, उसका फैसला भी आ चुका है, वहाँ राम मंदिर जो है बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। सारी चीज़ें वो अपने आप जो है होती चली गई बिकॉज ऑफ द बीजेपी पार्टी। तो दैट्स वाई इसको जो है हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है। ये किसकी है? ये हिंदुओं की पार्टी है। तो अब ये रथ यात्रा जो हमने पिछले अपनी वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि रथ यात्रा जो चलाई थी बीजेपी ने, ठीक है, इट टूक आउट अ मैसिव मार्च कॉल्ड द रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुजरात के सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी की सहायता से जो है वो रथ यात्रा चलाई गई थी, जो कि उस टाइम पे अयोध्या इशू इतना ज़्यादा हुआ था। आज जिसका प्रेजेंट में फैसला हुआ, देखो ये रथ यात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो है सबसे आगे बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में, वो भी इसमें बैठे हैं। तो ये बीजेपी द्वारा जो है ये दो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं उस टाइम पे उठाए गए, जिसकी वजह से बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेजेंट वर्तमान रूप हम देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा निखरा। दैट्स ऑल जो चैप्टर्स हमने जो इसमें पढ़ा कि इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, कैसे हमारा जो राजनीतिक जीवन है वर्तमान काल में जो हम देख रहे हैं, कैसे कैसे वो निखरा, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो आगे चला। तो आज के लिए इतना ही।